Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the Physics Class 9th, chapter number 7, its textbook exercise questions. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, सबसे पहले आपके चैप्टर नंबर 7 के जो कि फ़िज़िक्स क्लास 9th के MCQs हैं उनकी बात कर लेते हैं. दीज आर जस्ट 7 इन नंबर एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए ऑब्जेक्टिव पार्ट को अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट सबसे पहले MCQs को अच्छे से प्रिपेयर करें. Now we will discuss its MCQs, and the first MCQ is, in which of the following state molecules do not leave their position? किस स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह को नहीं छोड़ते सॉलिड स्टेट में? डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के वो क्लोजली पैक होते हैं, वो एक जगह पे स्टक होते हैं, जबकि लिक्विड में थोड़ी सी स्पेस होती है, वो टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं. गैसेस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, इसी तरह प्लाज्मा में भी बहुत ज़्यादा स्पेस होती है. तो आपने याद रखना है कि वो कौन सी स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते. इट इज़ सॉलिड स्टेट, सो इट्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. सेकंड इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज़ द लाइटेस्ट वन? जो गिवन आपके पास मेटल्स हैं इनमें से आपने बताना है कि सबसे लाइटेस्ट कौन सी है. आइदर कॉपर, मर्करी, लेड और एलुमिनियम. इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी. एलुमिनियम इज़ द लाइटेस्ट वन, दैट्स वाई हम इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं इन आवर डेली लाइफ. थर्ड इज़, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल. ये आपने याद रखना है. प्रेशर का यूनिट जो है वो पास्कल होता है, और जो 1 पास्कल होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल आता है. सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट. फोर्थ MCQ इज, व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर? वाटर बैरोमीटर को बनाने के लिए कम से कम जो लेंथ होनी चाहिए टेस्ट ट्यूब की वो कितनी होनी चाहिए? तकरीबन इट शुड बी 11 मीटर. सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट. इसको आपने याद रखना है. फिफ्थ MCQ इज, अकॉर्डिंग टू द अर्शमीदस अपथ्रस्ट इक्वल टू. तो जो गिवन ऑप्शन है, अगर आप अर्शमीदस प्रिंसिपल की डेफिनेशन को देखें तो वो इन गिवन ऑप्शंस में से किसी के साथ भी मैच नहीं करती. सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट. सिक्स MCQ इज, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ. आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स बाय यूजिंग द अर्शमीदस प्रिंसिपल, which is the option C, and it is correct. 7 MCQ is, according to the Hooke's law. Hooke's law के according जो है dear students, stress over strain जो है वो constant के equal आता है. So the option B is correct. Now we will discuss the textbook question answers, and the 7.2 is, how kinetic molecular model is helpful in differentiating various states of matter. इसमें आपने काइनेटिक मॉलिकुलर मॉडल वाला जो फुल टॉपिक है इस चैप्टर का उसको आपने राइट करना है. दैट इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन. 7.3 इज, डज देयर एग्जिस्ट अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? वाज इट, व्हाट इज इट? डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी बुक्स के अंदर यूजुअली पढ़ते हैं देयर आर जस्ट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, आइदर दीज आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट इट इज़ नॉट करेक्ट. The fourth form is also present, which is the plasma. और प्लाज्मा किस तरह से, प्लाज्मा स्टेट को हम किस तरह से देखते हैं कि जब भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर से वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं, वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं. और ये जो इस तरह की जो स्टेट है जिसमें आयन्स या इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा पाए जाएं, डैट इज़ नॉन एज अ प्लाज्मा. सो
I'll read its whole answer as yes, there exists a fourth state of matter called plasma. At very high temperature, atoms lose their electron and become positive ion. This ionic state of matter consisting of ions and electrons is called plasma. 7.4 is what is meant by the density, what is its SI unit. डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है डेंसिटी क्या होती है। मास को जब आप वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर लेते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मास ले लें, उसको उसके वॉल्यूम पे डिवाइड कर लें, देन इट इज़ जो वैल्यू आएगी इट विल बी कॉल्ड एज द डेंसिटी, और इसका जो यूनिट है वो बनेगा मास किलोग्राम, और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब होता है। तो जब मीटर क्यूब ऊपर जाएगा, इट्स ऐसा यूनिट विल बिकम एज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 7.5 is can we use hydrometer to measure the density of milk? क्या हम हाइड्रोमीटर को यूटिलाइज कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ मिल्क को फाइंड आउट करने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोमीटर से डियर स्टूडेंट्स हम लोग डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड आउट कर सकते हैं। वो लिक्विड किसी भी किस्म का हो सकता है, एंड वी ऑल नो कि मिल्क इज़ आल्सो अ लिक्विड, सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट इट्स डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर. Now I'll read its answer as hydrometer is a device which is used to measure the density of liquid, so it can be used to measure the density of the milk. 7.6 is define the term pressure. प्रेशर क्या होता है? आप किसी एरिया के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उस चीज़ को प्रेशर का नेम दिया जाएगा। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इज़ नॉन एज द प्रेशर। और आपने डियर स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, P इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए, वेयर एफ विल बी इट्स फोर्स एंड ए विल बी इट्स एरिया। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें जस्ट हमें एक मैग्नीट्यूड मिलता है। इसका ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, जो कि 1 पास्कल के इक्वल होता है। ये आपने याद रख लेना है। 7.7 इज इट इज़ easy to remove air from a balloon, but it is very difficult to remove air from glass bottle. Why? डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर यही है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बैलून के ऊपर इजीली एक्ट करता है एज़ कंपेरेबल टू आप कोई ग्लास बोतल ले लें या किसी भी टाइप की बोतल ले लें। तो इस वजह से जो है जो एम्प्टी एयर करना ग्लास बैलून से ज़्यादा ईजी होगा एज़ कंपेरेबल टू द ग्लास बोतल. नाउ आई विल रीड इट्स होल आंसर एज बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स मोर easily on balloon as compared to the glass bottle, so emptying air is easier from the balloon than the glass bottle. 7.8 इज़ व्हाट इज़ बैरोमीटर. बैरोमीटर क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे कहा जाता है बैरोमीटर. और यूजुअली जो है वो मरकरी बैरोमीटर्स को यूटिलाइज़ किया जाता है. नाउ आई रीड इट्स होल आंसर एज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर. वन ऑफ द सिंपल बैरोमीटर्स इज मरकरी बैरोमीटर. इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लास ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग enclosed at the one end. 7.9 is why water is not suitable to be used in the barometer. हम मरकरी को क्यों यूज़ करते हैं, वाटर को क्यों नहीं यूज़ करते बैरोमीटर के अंदर? डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर यही है कि जो मरकरी है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर. और उसकी डेंसिटी कितने टाइम्स ज़्यादा है? इट इज़ 13.6 टाइम्स डेंसर दैन द वाटर. इस वजह से हम इसको यूटिलाइज करते हैं. नाउ आई विल रीड इट्स होल आंसर एज मरकरी इज 13.6 टाइम्स डेंसर दैन द वाटर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन होल्ड वर्टिकल कॉलम ऑफ water about 13.6 times the height of the mercury column at a place. Thus at the sea level, vertical height of water column would be equal to 0.76 multiplied by 13.6. The answer will be 10.34 meter. Thus a glass tube more than 10 meter long is required to make the water barometer.
7.10 is what makes a sucker pressed on a smooth wall stick to it. When a sucker is pressed on a smooth surface, the air pressure below it becomes very small as compared to the air pressure above it, therefore it stick with a smooth surface. ये तो बहुत easy सा आंसर है. 7.11 is why does the atmospheric pressure vary with height? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द हाइट? जितना ज़्यादा आप एटमॉस्फेयर में हाई जाते हैं उतनी ही डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है. इस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ साथ डिक्रीज करता जाता है. नाउ आई रीड इट्स होल आंसर as we go high in the atmosphere, the density of the air becomes low. Due to this reason, atmospheric pressure decreases as we go high. 7.12 is what does it mean when the atmospheric pressure at place fall suddenly? एकदम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह से चेंज होता है? अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो एकदम से ठंड किस तरह से आती है? हो सकता है कि उस जगह पे कोई स्टॉर्म या रेन आ जाए, तो कुछ ही टाइम के अंदर अंदर अचानक से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो चेंज हो जाता है. 7.13 इज़ what changes are expected in the weather if the barometer reading shows a sudden increase? किस तरह की चेंजेस वेदर में आ सकती हैं अगर बैरोमीटर एकदम से जो रीडिंग है वो चेंज बताए? वो यही है कि एकदम से रीडिंग किस तरह से बैरोमीटर चेंज बताएगा. डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो के बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं. एकदम से इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाए, इट्स मीन कि वहाँ पे इंडिकेशन है पुअर वेदर कंडीशन की. Now I'll read its whole answer as a sudden increase in atmospheric pressure means that it will soon followed by the decrease in the atmospheric pressure indicating the poor weather ahead. 7.14 is state the Pascal's law. Pascal law क्या होता है? Pressure applied at any point of the liquid enclosed in a container is transmitted without the loss to all parts of the liquid. 7.15 is explain the working प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस. इसमें आपने हाइड्रोलिक प्रेस का कंप्लीट लॉन्ग टॉपिक लिख देना है. आपने इस टॉपिक में लाजमन डायग्राम भी बनानी है. 7.16 इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी किससे कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की जिसमें जो है मैटर के अंदर चेंज नहीं आता, वो अपनी चेंज को वैसे का वैसे ही रखता है. वो चेंज जो है वो लेंथ, शेप और वॉल्यूम चेंज ना आए और ऑब्जेक्ट अपनी जो पहले वाली स्टेट है उसके अंदर ही रहने की कोशिश करे. इसे कहा जाता है इलास्टिसिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय virtue ऑफ विच द मैटर resist any force which tries to change its length, shape or volume is called elasticity. 7.17 is state the Archimedes principle. Archimedes principle ये भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप वैसे प्रिपेयर कर लें. इसकी डेफिनेशन क्या है? जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पे या थोड़ा सा किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं, अंदर डाल देते हैं, तो वहाँ पे एक अपथ्रस्ट फोर्स होगी जो कि इक्वल होगी कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट उसके अंदर लिक्विड के अंदर डिस्प्लेस कर रहे हैं. Now I'll read its statement as when the object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust act on it equal to the weight of the liquid it displaces. 7.18 is what is upthrust. Explain the principle of flotation. इसमें आपने upthrust के बारे में जो है लिखना है और इसके साथ साथ कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को. 7.19 इज़ एक्सप्लेन हाउ अ सबमरीन मूव अप द वाटर सरफेस एंड डाउन इनटू द रिवर. ये भी आपने अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लेना है और इसको एज अ लॉन्ग प्रिपेयर कर लेना है. 7.20 इज़ why does a piece of stone sink in water but a ship with a huge
ways flowed. इसका आंसर यही है कि स्टोन के ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है वो स्मॉलर होती है उसके वेट की निस्बत, जबकि शिप्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो यही वजह है कि स्टोन जो है वो सिंक हो जाता है, डूब जाता है पानी के अंदर, जबकि जो शिप्स हैं या बोट्स हैं वो वाटर की सरफेस के ऊपर इजीली फ्लोट करती रहती हैं. नाउ आई विल रीड इट्स होल आंसर एज द upthrust force on a stone is much smaller than its weight because the weight of the water displaced under stone is very small, while the ships are designed in such a way weight of the liquid displaced by them is greater than the weight, so upthrust force in case of ships is greater than the weights, so ships float on the surface of the water. 7.21 is what is Hooke's law. What is meant by elastic limit? Hooke's law क्या होता है? हुक्स लॉ में डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना आप स्ट्रेस देंगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, या जितना आप स्ट्रेन देंगे उतना ही स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा. ये कंडीशन है कि वहाँ पे इलास्टिक लिमिट होनी चाहिए. अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप याद रखें कि ये एक ऐसी लिमिट है जिसको अगर जिस लिमिट को क्रॉस कर लिया जाए तो ऑब्जेक्ट जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर नहीं आ सकता. उसे कहा जाता है कि ये इलास्टिक लिमिट है. Now I'll read the whole answer as the strain produced in a body by the stress applied to it is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body. और elastic limit क्या होती है? ये वो लिमिट है जिसके अंदर बॉडी रिकवर करता है, यानी वापस अपनी ओरिजिनल शेप, लेंथ या वॉल्यूम के अंदर वापस आ जाता है. जब आप फोर्स को छोड़ देते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ दें तो वापस ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पे आ जाए, तो उससे कहा जाएगा ये एक इलास्टिक लिमिट है, उस बॉडी में किसी भी किस्म का चेंज ना आए. इट इज़ अ लिमिट विद इन द बॉडी कवर recovers its original length, volume or shape after deforming force is removed is called elastic limit. When a body crosses this limit, it is permanently deformed and is unable to restore its original state after the stress is removed. 7.22 which is the last question. Dear students, इसकी जस्ट मैं स्टेटमेंट रीड करूँगी, ये आप इसको इजीली रीड कर लें. ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बल्कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं जस्ट इसको रीड कर लेती हूँ. और ये एज सच इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इट्स द पार्ट ऑफ योर बुक एक्सरसाइज, दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन. Take a rubber band, construct a balance of you own using a rubber band. Check its accuracy by weighing various objects. इसका आंसर है आपने एक रबर बैंड ले लेना है, उसको हैंग कर लेना है एक हुक के साथ. इन द पॉइंटर इज अटैच्ड एट द लोअर एंड ऑफ इट with a scale in front of the pointer. Different known weights are suspended one by one at the lower end of the rubber band. Mark the pointer positions for each known weight. It is called the calibration of the scale for weight measurement. This makes a balance for the weight measurement. Dear students, तो ये था आज का आपका कंप्लीट लेक्चर जिसमें हमने फिज़िक्स क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 की कंप्लीट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस इंक्लूडिंग शॉर्ट MCQs एंड इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लिया है. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much for listening me.